जय भीम साथियों, आखिर संसद में गूंज उठे जय भीम के नारे। संसद में पहुंचे कई दलित नेता, जिन्हें आज मैं आपसे मिलवाऊंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम। 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 तो जय भीम दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि हम नहीं चाहते दलित सांसदों से जुद्धा आपको अधूरा ज्ञान हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को इस बार संसद में गदर मचने वाला है। मोदी सरकार अपने पिछले दोनों कार्यकाल में जिस तरह से मनमाने तरीके से कोई भी कानून पास करा लेती थी, कोई कुछ भी बोल नहीं पाता था, विपक्ष की आवाज को ताकत नहीं मिलती थी, उनकी आवाज बुलंद नहीं हो पाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब चीजें बदल गई हैं और मोदी सरकार की मनमानी पर जनता ने प्रहार भी कर दिया है। आगामी संसद सत्र में होने वाली बहस के लिए मेरे और आपकी तरह करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं। यह तो तय है कि इंडिया ब्लॉक के 234 सांसद मोदी सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देंगे। हालांकि इन सब के साथ ही पूरे देश की नजर देश के ढाकड़ दलित सांसदों पर भी टिकी हुई है, जो अपनी बोलने की बेजोर शैली और ढाकड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 4 दलित सांसदों के बारे में बताऊंगा, जिनका रौद्र रूप इस बार संसद में देखने को मिलेगा। पहले नंबर पर आते हैं हम सबके हितैषी और खास चंद्रशेखर आजाद। दलित राजनीति के नए ध्रुव के रूप में चंद्रशेखर ने खुद को स्थापित कर लिया है। दलित समाज मायावती में नहीं, बल्कि चंद्रशेखर में अपना भविष्य देख रहा है। चंद्रशेखर पिछले 1 दशक से दलितों की आवाज बुलंद करते आ रहे हैं। उनके द्वारा बनाया गया संगठन भीम आर्मी और उनकी आजाद समाज पार्टी दलित हितों के लिए कमर कसे हैं। नगीना लोकसभा सीट से इस बार चंद्रशेखर ने चुनाव लड़ा और भाजपा के ओम कुमार को रिकॉर्ड 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। अपने बेजोड़ अंदाज के लिए जाने जाने वाले चंद्रशेखर अब सांसद बन चुके हैं। अब संसद भवन में वह दलितों के हितों के लिए आवाज उठाते नजर आएंगे। ग्राउंड पर चंद्रशेखर का अंदाज काफी अलग रहा है। ऐसे में संसद भवन में अब उनका कैसा रूप देखने को मिलता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। दूसरे नंबर पर है जीतन राम मांझी। ये मुसहर जाति से आते हैं, फिलहाल एनडीए में है और मोदी कैबिनेट में उन्हें मंत्री पद भी मिला है। लेकिन मांझी जी की विचारधारा शुरू से ही भाजपा की विचारधारा के खिलाफ रही है। आए दिन श्री राम को लेकर उनके बयान मीडिया में सुर्खियां बटोरते रहते हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के अगले ही दिन उन्होंने श्री राम को काल्पनिक करार दे दिया था। ऐसे में आगामी संसद सत्र में मांझी का मन किस करवट बैठता है, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तीसरे नंबर पर है राजस्थान से आने वाली संजना जाटव। इनकी उम्र महज 26 साल है और यह अपने बेजोड़ बोलने के अंदाज के लिए जानी जाती है। कांग्रेस की टिकट पर इन्होंने भरतपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और 51,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल करने में कामयाब रही। पिछले साल संजना ने कांग्रेस के टिकट पर अलवर जिले के कठूमर सीट विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन मात्र 4,009 वोटों से हार गई थी। इन्हें प्रियंका गांधी का काफी करीबी माना जाता है। वह इससे पहले जिला पार्षद के रूप में भी काम कर चुकी है। लोकसभा चुनाव 2024 में वह राजस्थान से सबसे कम उम्र की सांसद उम्मीदवार थी, लेकिन उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की और अब सदन में उनकी आवाज गूंजेगी। अब जानिए चौथे नंबर के दलित सांसद को। चौथे नंबर पर है चरणजीत सिंह चन्नी। उनके नाम पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड है। लोकसभा चुनाव 2024 में इन्हें कांग्रेस पार्टी ने जलंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था और इन्होंने भाजपा के सुशील कुमार रिंकू को 1,75,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब कांग्रेस का प्रमुख दलित सिख चेहरा है। वह चमकौर साहिब से 3 बार विधायक रह चुके हैं। यह भी अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में संसद के आगामी सत्र में इस जांबाज दलित नेता पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी। दलित समाज से आने वाले नेता इस बार सदन में कितना कमाल दिखा पाते हैं, अपने समाज के लिए कितनी आवाज उठा पाते हैं, दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर कितना मुखर रह पाते हैं।
यह आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर एक समतामूलक, लोकतांत्रिक और न्यायपूर्ण राजनीति के समर्थक थे। उनके विचारों की प्रमुख विशेषताएं थीं समानता और सामाजिक न्याय। बाबा साहेब आम्बेडकर जी जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ थे। उन्होंने एक समाज की कल्पना की जहां सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर मिले, संवैधानिक लोकतंत्र। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने एक ऐसा संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दे। वे एक संवैधानिक व्यवस्था के समर्थक थे जहां कानून का शासन सर्वोपरि हो। आर्थिक न्याय। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने आर्थिक असमानता को खत्म करने और दलितों एवं कमजोर वर्गों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि सामाजिक परिवर्तन के साथ आर्थिक सुधार भी जरूरी है। धर्मनिरपेक्षता। उन्होंने एक ऐसे समाज का समर्थन किया जो धर्मनिरपेक्ष हो, जहां धार्मिक विश्वास निजी मामला हो और राज्य का धर्म से कोई संबंध ना हो। महिलाओं के अधिकार। बाबा साहेब आम्बेडकर जी महिलाओं के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और समान अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए। बाबा साहेब आम्बेडकर जी की राजनीति का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना था जिसमें सभी व्यक्तियों को सम्मान, समानता और अवसर प्राप्त हो और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो सामाजिक और आर्थिक समानता, न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित हो। उनका दृष्टिकोण एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहां जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव को समाप्त किया जा सके। वे चाहते थे कि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश बने जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिले और उनका सम्मान हो। बाबा साहेब आम्बेडकर जी शिक्षा, सामाजिक सुधार और दलितों के अधिकारों के प्रबल समर्थक थे और उन्होंने संविधान में ऐसी नीतियों को सम्मिलित करने का प्रयास किया जो शोषित और वंचित वर्गों को सशक्त बना सके। उनका उद्देश्य एक ऐसा भारत बनाना था जो समावेशी, प्रगतिशील और सभी के लिए न्याय संगत हो। बाबा साहेब आम्बेडकर को महान क्रांतिकारी राजनेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय समाज में सामाजिक न्याय और समानता की नींव रखी। आम्बेडकर ने अछूतों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई और दलितों के लिए शिक्षा, रोजगार और सम्मान की लड़ाई लड़ी। उनके प्रयासों से भारत में सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिससे वे आधुनिक भारत के सामाजिक न्याय के प्रतीक बन गए। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।